घमासान, मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम मौजूद हैं इंदौर टेनिस क्लब में और यहाँ पर हमारे साथ हैं मिस्टर अनिल धूपर जी, जो इंदौर टेनिस क्लब के फाउंडर हैं। और टेनिस के बारे में जितनी बात की जाए सर के, वो बहुत कम है। तो आज हम सर से टेनिस के बारे में जानेंगे और आफ्टर कोविड स्पोर्ट इंडस्ट्री पर क्या इफेक्ट आया है उसके बारे में भी हम सर से जानकारी लेंगे। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कई सारे स्पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, लेकिन आपने टेनिस का ही चुनाव क्यों किया? टेनिस एक इंडिविजुअल गेम है और उसके साथ भी टीम गेम है। ऐसे बहुत कम खेल हैं जो इंडिविजुअल और टीम में दोनों में खेले जाते हैं। दूसरा, टेनिस एक ऐसा खेल है जो 151 कंट्रीज में खेला जाता है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और अगर क्रिकेट को हटा दें तो टेनिस इस देश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो चाहत ये थी कि एक क्रिकेटर बने, क्रिकेट में जाएं, पर क्योंकि डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में हम लोग रहे हैं ड्यू टू माय फादर बीइंग पोस्टेड देयर, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स क्लब होते थे और वहाँ हम इन लोगों के साथ टेनिस खेलते थे, तो टेनिस से लगाव बचपन से ही हो गया था। आपके स्पोर्ट करियर की शुरुआत किस तरह से हुई? स्पोर्ट्स कैरियर तो बेसिकली टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल ये खेल के हुई। और टेनिस काफ़ी लेट शुरू हुआ मेरा। करीब जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक्टिवली कॉम्पिटिटिवली पार्टिसिपेट किया। 1982-83 में आपको विक्रम अवार्ड से नवाजा गया फॉर टेनिस, तो वो स्टोरी कैसी रही? मेरे एक्टिव टेनिस 1972 से शुरू हुआ। 1972 में मुझे लगा कि अब टेनिस ही को अपना मेन गेम लें, तो आई टुक टेनिस एज माय मेन गेम और सवेरे शाम दोपहर रात सिर्फ टेनिस ही टेनिस खेलते रहे। इट स्टार्टेड फ्रॉम लोकल इंदौर टू स्टेट। पहले ही साल स्टेट चैंपियन बना और मध्य प्रदेश का कभी भी नाम कोई भी प्लेयर नेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं खेलता था, तो मैं एंटर किया। और आप बहुत शॉक्ड होंगे कि जब मैं कोई टूर्नामेंट खेलने जाता था तो वहाँ पूछते थे, अरे ये एमपी बॉय। तो एमपी बॉय को ऐसा लगता था कि कोई जंगल से आदमी और पिछड़े वर्ग से कोई पता नहीं कहाँ से बैकवर्ड स्टेट से एक आदमी टेनिस खेलने आ रहा है, क्योंकि एज यू नो टेनिस हमेशा एक एलाइट क्राउड का ही गेम रहा था। तो बहुत ही अजीब लगता था कि टेनिस खेला। तो और लकीली फॉर्चुनेटली तब मैं जूनियर था, 18 ईयर्स से छोटा था, तो जूनियर और सीनियर दोनों टूर्नामेंट्स खेलता था और लकीली नेशनल्स में पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा मेरा इस कंट्री के उसमें। और मैं फर्स्ट 10 जूनियर प्लेयर्स में शामिल हो गया था एज ए जूनियर। 1974 से 76 तक आपने डीएवीवी की जो टेनिस टीम है उसको भी पूरा संभाला एज अ कैप्टन, तो आप उसे कैसे मैनेज करते थे? नहीं, यूनिवर्सिटी में कभी भी टेनिस का नाम नहीं रहा, तो आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ क्वार्टर फाइनल्स तक हम यहाँ हमारी डीएवीपी टीम को लेके गए। और उस टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ इंदौर कहलाती थी और अच्छे प्लेयर्स होते थे और इस कंट्री के जितने बड़े रैंक्ड प्लेयर थे सब यूनिवर्सिटी प्लेयर थे। तो यूनिवर्सिटी वाज आल्सो वेरी कॉम्पिटिटिव। तो और खासकर साउथ की यूनिवर्सिटी से जो बच्चे आते थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते थे, पर वी डिड वेरी वेल। और वो बहुत अहम हिस्सा है मेरा यूनिवर्सिटी गेम्स में पार्टिसिपेट करने का, इंटर यूनिवर्सिटी को पार्टिसिपेट करने का। आप इंदौर टेनिस क्लब के फाउंडर रहे हैं, तो किस मिशन और विजन के साथ आपने इसकी स्टार्टिंग की थी? यहाँ एक लैंड थी, ये 3 एकड़ लैंड थी और उसके पहले मैं एमपी टेनिस एसोसिएशन का सेक्रेटरी बन गया था। और हमेशा ये सोचते थे कि जब भी कोई टूर्नामेंट हम कराते थे तो या तो रेसिडेंसी क्लब या यशवंत क्लब में कराते थे। इस शहर में हमें एक क्वालिफाइड बैगर के नाम पे जाना था, क्योंकि जब भी कोई टूर्नामेंट करें तो शहर में पैसा मांगने के लिए हम निकल पड़ते थे, क्योंकि हर टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में बहुत पैसा लगता था।
पहले पैसे इकट्ठा करो और फिर इन क्लबों में जाके उसको ऑर्गेनाइज करो। तो ये सोचा कि जब ये ज़मीन है तो इसको अपन शुरू करें। तो 1800 रुपये जेब में थे, तो वहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। और विजन यही था कि खासकर इस वर्ल्ड में ये पहला क्लब होगा ऐसा जहाँ बच्चे बगैर मेंबरशिप लिए खेल सकते हैं और खेलते हैं। नॉर्मली टेनिस क्लबों में खेली जाती है, अब पिछले 2-3 साल से स्कूलों में भी शुरू हो गई है। पर टेनिस बेसिकली वॉज ए गेम ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स जो क्लब के यशवंत क्लब में हो, रेजिडेंसी क्लब में हो या कोई भी क्लब में, हिंदुस्तान के क्लब में हो, उनके मेंबर अगर आप हैं, उनके बच्चे या वो खुद ही उस टेनिस को एंजॉय कर सकते थे। तो मैंने ये प्रथा छोड़ी कि जब टेनिस ने मुझे इतना कुछ दिया तो मुझे भी टेनिस को कुछ ना कुछ वापस देना चाहिए। इस हिसाब से हमने यहाँ एक स्कीम शुरू की है जिसमें जो भी बच्चा चाहे वो आके टेनिस खेल सकता है। खेल सकता है मतलब हम उसको सिखाते हैं, उसके लिए कोच डेडिकेटेड है। और आपको खुशी होगी कि आज इस क्लब से 4 बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं। 2 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 2014 जी 2014 पहला ऐसा मौका था जब एमपी में डेविस कप खिलवाया जाना था और आपने इसे कंडक्ट किया था। तो आपने किस तरह से इसे मैनेज किया? ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था। किसी भी टेनिस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि वो डेविस कप कराए। जी। मेरे भी मन में था कि मैं भी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर से हटके, मेट्रो टाउन से हटके मैं ये टूर्नामेंट यहाँ करा सकूं। तो ये टूर्नामेंट मैंने ले तो लिया क्योंकि मैं ऑल इंडिया बॉडी में जॉइंट सेक्रेटरी था, तो वहाँ बोल के मैं ले तो आया इसको। और जब हिसाब लगाया कि इसमें तो बहुत खर्चा होता है, 1.5-2 करोड़ रुपए होते हैं, तो इन दोनों में कैसे खर्च करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे। पर पुरानी कहावत है इंग्लिश में, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो शुरुआत की और बहुत लोगों ने मोहब्बत दी, बहुत पैसा लोगों ने डोनेट किया, क्लब ने डोनेट किया, क्लब के मेंबर्स ने डोनेट किया। तो ये बहुत अच्छा रहा कि शासन द्वारा भी हमें मदद मिली और इस तरह से एक बहुत ही सफल आयोजन के साथ हमने ये डेविस कप इंदौर में पूरा किया। लंदन ओलंपिक है, रियो ओलंपिक जैसे टूर्नामेंट में आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, तो ये टूर्नामेंट किस तरह से मैनेज होते हैं? नहीं, देखिए ओलंपिक इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। कैसे ऑर्गेनाइज होता है ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इटसेल्फ, पूरी किताब लिखी जा सकती है। पर वहाँ एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जब हम गए, ऑल इंडिया टेनिस को रिप्रेजेंट किया और भारतीय टेनिस को वहाँ जब रिप्रेजेंट किया, तो ये दिखा कि इतने सारे देशों के बीच में खेले जाने वाले ओलंपिक में हम कहाँ खड़े होते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है और हमें ओलंपिक में अचीव करने के लिए अभी बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा एक्सपोजर है कि जहाँ कितने सारे खेल एक ही प्रमाइसिस में, एक ही कैंपस में खेले जा रहे हैं और लाखों की तादाद में एथलीट्स आ रहे हैं, अलग अलग देश के आ रहे हैं। पर एक चीज़ कॉमन होती है सब में कि सब डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के लिए और गेम के लिए होते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। ये समझ में आया कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें बाहर से बहुत सीखना पड़ेगा। तो ये सीख लेके आए और आई होप ये सीख कहीं ना कहीं काम आए इंडियन टेनिस में। आपने कई सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने का मैनेजमेंट स्टाइल क्या होता है? देखिए, एक आपकी टीम होना चाहिए। जी। मैं नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क। आप जब यहाँ बैठे तो एक स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट चल रहा है, कोई 250 बच्चा पूरे प्रदेश से कोने कोने से आया हुआ भी खेल रहा है। एक टीम है और टीम से फायदा ये होता है कि आप उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो। तो ये टीम हम सिर्फ इंदौर के लिए ही नहीं, अगर जब भोपाल या ग्वालियर में बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो एक इसका बड़ा भाग टीम का वहाँ जाके भी ऑर्गेनाइज करता है।
तो एक हमने अपना एक प्रोफेशनल टीम यहाँ ऑर्गेनाइजर्स की रखी है। ओके, एटा की ओर से आप विंबलडन गए थे ये ऑब्जर्व करने के लिए कि ग्रैंड स्लैम को कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो वहाँ से क्या चीज़ें कैच करी जो हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए काम आ सके? देखिए, विंबलडन से तो एक ही चीज़ सीखी हमने, वहाँ व्हील चेयर का एक टूर्नामेंट देखा हमने, व्हील चेयर टेनिस कैसी होती है, तो मैं देख के बहुत इमोशनली इन्वॉल्व हुआ। और जब मैं वापस आया 3 साल पहले, उस साल से इस भारत में हमने व्हील चेयर टेनिस शुरुआत की है। तो एक ये शुरुआत है। इस साल हम अपनी टीम वर्ल्ड ओपन चैम्पियनशिप में एशिया ओशियन ग्रुप में मई में जो होने वाला है उसमें भेजेंगे, और हमने वहाँ से शुरुआत की है। बहुत दूर है, रास्ता बहुत लंबा है और हमें चलते जाना है अभी। विंबलडन सारे ग्रैंड स्लैम्स का एक निराला ही टूर्नामेंट होता है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये ऑर्गेनाइज होता है, और किस ढंग से ये तैयारी करते हैं वो जब आप बहुत करीब से जाके देखते हैं, उनसे बात करते हैं, तो आपको लगता है कि अभी तो हिंदुस्तान में, भारत में बहुत दूर है ये सपना, पर अभी एशिया में भी हमें ग्रैंड स्लैम मिले इसकी भी बहुत डाउट है। 4 ही ग्रैंड स्लैम होते हैं, और मैं नहीं सोचता कि जितना अपना मध्य प्रदेश का बजट है उतना तो खर्चा और प्राइस मनी है ग्रैंड स्लैम के, तो बहुत दूर है अभी हम। जी, कोविड ने सारे सेक्टर्स पर असर डाला है, स्पोर्ट्स पर भी इसका काफ़ी इफेक्ट हुआ है, तो आपको क्या लगता है फिलहाल उसकी क्या कंडीशन है स्पोर्ट्स की, और आगे फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? बहुत बुरा असर किया है। पूरा मार्च, मैं टेनिस के बारे में बता सकता हूँ, 9 मार्च को लास्ट टूर्नामेंट हुआ है और 16 नवंबर को हमने रिटर्न टू टेनिस शुरू किया है। अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जहाँ कंपटीशन अलाउड नहीं है। महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, ऐसे कई इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जहाँ अभी खेल चालू नहीं हुआ, टेनिस नहीं, किसी भी कंपटीशन को परमिशन नहीं मिली है। नंबर 2, खिलाड़ियों ने 9 महीने एक ऐसा कठिन वक्त गुजारा है जब उनको ना खेलने को मिला, ना एक्सरसाइज करने को मिला, ना ये फिजिकल फिटनेस को मिला। तो इसलिए अभी तो जवाबदारियां हम सबकी इतनी बढ़ गई हैं, और इसलिए अब देश में हमने बैक टू बैक बहुत सारे टूर्नामेंट्स कर दिए। एक ही वक्त में इस कंट्री में जिन स्टेट्स में टेनिस शुरू हुई है वहाँ टूर्नामेंट करा रहे हैं, हर एज ग्रुप के करा रहे हैं। आपको शौक होगा, आजकल 12 साल, 14 साल, 16 साल, 18 साल, मेंस, वुमेन, सीनियर, वेटरन टेनिस, व्हील चेयर टेनिस, आजकल बहुत बड़ा एरिया ऑफ टेनिस है। तो शुरुआत हो गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोरोना ने हमें ज़्यादा अब तंग नहीं किया, और ये जो लॉकडाउन्स और कर्फ्यूज़ और कॉम्पिटिशन्स बंद करने की बातें जो होती हैं, अगर वो नहीं किया, तो 6 महीने में हमारे एथलीट्स फिर से इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। टेनिस के अलावा आप किन किन स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? और स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो आपने कई अलग अलग स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पोजीशन संभाली है और कंट्री को कई जगह रिप्रेजेंट किया है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों के लिए। पहले तो मैं क्रिकेटर ही था, इंदौर में 1972 में आया, उसके पहले तो आई वॉज ए क्रिकेटर। विजी ट्रॉफी ईस्ट जोन का, विजी ट्रॉफी मतलब यूनिवर्सिटी जो बनती है उनके विजी ट्रॉफी, उसमें खेल के आया था। तो मुझे लगा कि मेरा कैरियर क्रिकेट में है, इंदौर आया तो बहुत खुश हो गया, पर यहाँ मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली जो मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मैं सोचता हूँ। तो फिर मैंने टेनिस ले लिया। रैकेट गेम से ज़्यादा शौक था। इस समय मैं सारे ही स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में। एमपी गोल्फ शुरू किया, गोल्फ कोर्स शुरू करवाया, गोल्फ के टूर्नामेंट्स कराया, इस समय स्क्वॉश करा रहे हैं, और शूटिंग में भी मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो एक यहाँ छोटी सी शूटिंग एसोसिएशन बनाई है, और ये अगर कोविड नहीं होता तो अभी तक एक छोटा सा शूटिंग रेंज भी हम गोल्फ कोर्स पे बना दिया होता अभी तक। तो ये सोचा जा रहा है कि किसी को तो काम करना पड़ेगा खेलने के लिए,
आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैं खेलता था तो ऐसा लगता था कि यार खिलाड़ी बहुत बड़ा है, खिलाड़ी बहुत बड़ा है, खेल को कैसे हम हैं, ये ऑर्गेनाइजर क्या होता है। और जब मैं टेबल के इस तरफ आया तो पता लगा कि खिलाड़ी तो तैयार होकर आया, अपना खेला और चला गया। और जो ऑर्गेनाइजर है वो 7 दिन 10 दिन 15 दिन पहले से तैयारी करता है और 15 दिन बाद तक करता है। तो ऑर्गेनाइजर बनना बहुत टफ है। इसलिए टफ सिर्फ ऑर्गेनाइज करना नहीं है, फाइनेंशियली आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए जो बहुत कम होते हैं। सरकार भी बहुत ही सिस्टम हाथ तान के रूल्स बना के किसको कितना मिले भगवान जाने। तो अभी हमारा स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री नहीं बनी है, ये रिक्वायरमेंट नहीं बनी है, एक ये नहीं बना कि हम वी फील प्राउड टू बी ए स्पोर्ट्स पर्सन। अगर ये बोला जाता है कि एक विक्रम अवार्डी है उसको नौकरी देंगे तो बोलते ही हैं, देते नहीं हैं। तो ये हम अभी बहुत दूर हैं इन सिस्टम से। और शायद एक सवाल आपसे ये करूँगा कि जब भी कोई भी मैच इंडिया का किसी भी कंट्री में होता है, हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, ज़्यादातर क्रिकेट ही देखते हैं, तो हर आदमी अपेक्षा करता है कि यार मेरा खिलाड़ी जीते, भारत जीते, इंडिया जीते, और बहुत इमोशनली उस मैच को देखता है। पर ये कोई नहीं समझता कि वो खिलाड़ी बनेगा कैसे, उसके लिए क्या एफर्ट्स किए जाएं। क्यों ना स्पोर्ट्स को एक करिकुलम के नाम पे फिक्स कर दिया, जैसे स्कूल है तो स्पोर्ट्स शुड बी कंपलसरी। प्राइवेट स्कूल्स में जरूर थोड़ा बहुत होता है, पर प्राइवेट स्कूल्स के अलावा गवर्नमेंट स्कूल्स में है ही नहीं कहीं स्पोर्ट्स। तो गवर्नमेंट हैज़ टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प स्पोर्ट्स एज ए इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स के अलावा आप मीडिया से भी जुड़े हैं, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, राज एक्सप्रेस जैसे नामों से आप जुड़े रहे हैं, तो आपकी वो जर्नी कैसी रही? मेरा कैरियर था, मेरी दाल रोटी थी। आई स्टार्टेड माई कैरियर, तो मेरा बहुत डिफरेंट शुरू हुआ था। वकालत करता था, फिर वहाँ से भास्कर में 90 में आया, 92 में इंदौर आया, और बस उसके बाद मीडिया वाला बन गया, अखबार वाला। और उसके बाद अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग जगह गया, क्योंकि इंदौर आके सेटल होना था तो मैं नई दुनिया को ज्वाइन किया। बहुत एक ऐसी इंडस्ट्री है मीडिया जहां अखबार की दुनिया की बात कर रहा हूँ, अब आप तो डिजिटल वर्ल्ड के लोग हैं, जहां प्रोडक्ट रोज बनता है। आपको भी प्रोडक्ट रोज बनता है, आप कल का प्रोडक्ट कल नहीं दे सकते, हर रोज आपको नई चीज देनी पड़ेगी। तो अखबार का भी वही है कि एवरी डे दिस इज द ओनली थिंग जिसका प्रोडक्ट रोज आपको बनाना पड़ता है। बाकी तो क्या है, टी शर्ट बनाना है तो एक फार्मा बनाया, 1000-2000 टी शर्ट उस फॉर्मेट से निकाल दिया। पर अखबार ऐसा नहीं होता है, रोज खबरें चाहिए, रोज फॉर्मेट ही अलग है। तो बहुत चैलेंजिंग जॉब है अखबार वालों के लिए, जैसे डॉक्टर का है उसको नहीं मालूम, वैसे ही एक मीडिया का है, वेरी चैलेंजिंग। इसलिए मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं, वेरी चैलेंजिंग। और आई एंजॉयड माई कैरियर विथ मीडिया फॉर ऑलमोस्ट 20 years। मीडिया, स्पोर्ट्स दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो यूथ जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें कैसे आगे आना चाहिए? मीडिया और स्पोर्ट्स ये दोनों मेरे ख्याल से थोड़ा अलग अलग हैं। स्पोर्ट्स शुरुआत होती है आज 8 साल 9 साल से, उस टाइम आदमी मीडिया नहीं सोचता है। वो जब कैरियर ओरिएंटेशन में पहुंचता है, जबकि उसकी उम्र 24-25 साल होती है, जब स्पोर्ट्स में उसको जो अचीव करना होता है कर लेता है, तो वो अपना कैरियर ऑप्शन ढूंढता है। और मीडिया इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्योंकि उसको हार जीत, अच्छा समय और बुरे समय का पूरा ज्ञान हो जाता है। तो ही बिकम्स ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, गुड रिपोर्टर, गुड एवरीथिंग। तो स्पोर्ट्स हेल्प ए कैरियर, तो मीडिया ले तो बहुत अच्छी बात है।
तो गाइज इंदौर टेनिस क्लब में मिस्टर अनिल धूपर जी के साथ आज हमने टेनिस और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कई बातें जानी और ये भी जाना कि आप इसमें किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं, और साथ में ये भी जाना कि खिलाड़ियों के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो लोगों को करना चाहिए और खिलाड़ियों को मिलना चाहिए। तो आगे हम और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातों के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.